हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो आज की सीरीज़ रहेगी 14th। तो अभी तक हमने जो सीरीज़ 13 तक किए थे क्वेश्चन, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में हुए थे, जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए थे। तो अब जो आगे की सीरीज़ रहेंगी, तो अभी तक जिनकी यूपीसीएचओ एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है उनके लिए बिहार सीएचओ, यूपीपीएससी और जो अलग अलग जगह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सभी में क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर हम इस सीरीज़ में है जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके अपकमिंग टाइम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, 2 पेपर है जो जब से हमने सीरीज स्टार्ट की जब से 2 या 3 पेपर हैं जो हो चुके हैं। फर्स्ट हुआ था एमपी में एनएचएम स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, और जिसकी अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, जैसे ही आएगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सेकंड हुआ है एचपीएसएससी का पेपर, तो उसका अभी हमने ओनली 40+ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 170 एमसीक्यू आए थे, तो वो आज ही पूरे आपके करवा दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई भी एग्ज़ाम हुआ है और आंसर की आपको सॉल्व करके थोड़ा लेट प्रोवाइड करवाई जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो यहाँ पर इस सीरीज़ 14th में 14वें नंबर की सीरीज़ में हम मोस्टली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी सीएचओ का एग्ज़ाम होता है तो सबसे ज़्यादा पार्ट आता है उसमें किसका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कंडीशन वेयर बैक्टीरिया सर्कुलेट एंड मल्टीप्लाई इन द ब्लड इज कॉल्ड। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, पूरी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अपना ब्लड में स्पेशली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ब्लड से ही सर्कुलेट होते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन में सेप्टिसीमिया, बैक्टीरीमिया, पाएमिया या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो ऐसी कंडीशन वेयर बैक्टीरिया सर्कुलेट एंड मल्टीप्लाई इन द ब्लड, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन भी अपना कर रहे हैं, सर्कुलेट भी हो रहे हैं ब्लड में, तो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है सेप्टिसीमिया। क्या कहलाएगी, सेप्टिसीमिया। यहाँ पर अदर टर्म में बैक्टीरीमिया और पाएमिया। बैक्टीरीमिया का मतलब होगा यहाँ पर अ कंडीशन दैट रिलेट्स टू द प्रेजेंस ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ऐसी कंडीशन बैक्टीरिया जहाँ पर वर्ड लगता है दैट मीन्स ब्लड, और बैक्टीरिया है तो क्या है, बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट हो, वो भी वायबल बैक्टीरिया जो कि अभी लाइव है। दूसरा है पाएमिया। पाएमिया में क्या होगा कि बैक्टीरिया के कारण जो एप्सिस बनी है, पस बनी है, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया रिलीज हुए हैं ब्लड स्ट्रीम में, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, पाएमिया। तो यहाँ पर आई होप आपके तीनों टर्म क्लियर हो गए होंगे कि जब बैक्टीरिया सर्कुलेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्लड स्ट्रीम में, तो वो कहलाएगा सेप्टिसीमिया। जब बैक्टीरिया क्या हो रहा है, वायबल बैक्टीरिया प्रेजेंस है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, तो वो कहलाएगा बैक्टीरीमिया। और पाएमिया का मतलब है कि वही बैक्टीरिया जब एब्सेस और पस को रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, पाएमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, When the patient vomit, the most important nursing objective is to prevent। तो जब भी किसी पेशेंट को, पर्सन को वॉमिटिंग होती है, वॉमिट करता है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप और किस चीज़ से उसको बचा सकते हैं। वॉमिटिंग हुई तो आप किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले कोई भी इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ऑप्शन में डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एस्पिरेशन या फिर रप्चर ऑफ टिश्यू। जब भी किसी पर्सन को वॉमिटिंग होती है तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है किसको प्रिवेंट करने का, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने का, ताकि जो वॉमिटस कंटेंट है उसको वो एस्पिरेट ना कर पाए। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, किसको प्रिवेंट करना, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना। जब हम यहाँ पर बात एस्पिरेशन की कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब आफ्टर बर्थ जो बेबीज होते हैं उनमें फर्स्ट सक्सनिंग कहाँ से की जाती है, माउथ से की जाती है, देन आफ्टर नोज से। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर से जो एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है आफ्टर बर्थ के बाद, तो उस फ्लूइड को वो क्या कर जाए, एस्पिरेट ना कर जाए, इसीलिए उनकी सक्सनिंग कैसे की जाती है, फर्स्ट माउथ देन आफ्टर नोज। तो ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि पहले सक्सनिंग कहाँ से की जाती है, माउथ एंड देन नोज से। और वॉमिटिंग होती है यदि किसी को, तो आपका एज अ नर्स फर्स्ट
जो ऑब्जेक्टिव होगा किसको प्रिवेंट करना, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना, ताकि जो वॉमिटस कंटेंट है वो उसको एस्पिरेट ना कर पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर द टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड फॉर हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो उस टेस्ट के लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन में पैच टेस्ट, पैट्रिक्स टेस्ट, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जब, तो उस टाइम पर कौन सा टेस्ट है जो सबसे पहले किया जाता है कि पर्टिकुलरली आपको किस चीज़ से एलर्जी है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? कोई भी एलर्जी होना किसी भी चीज़ से। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या पता किया जाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तो उसके लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है? पैच टेस्ट। इस तरीके से आपकी बॉडी पर या तो हाथ में दोनों आर्म्स यूज़ की जा सकती हैं या फिर बैक यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरडर्मल है जो छोटी छोटी बहुत ही छोटी निडल से प्रिक किया जाता है, देन वहाँ पर वो जो भी सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिससे आपको एलर्जी है, तो पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि आपको पर्टिकुलरली किस चीज़ से एलर्जी है। तो एक डायग्नोस्टिक मेथड हो जाएगी एलर्जिक रिएक्शन का पता करने के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी का पता करने के लिए। तो इस टेस्ट का नाम क्या होगा? पैच टेस्ट। यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से इमेज आया, पूछा जाता है कि ये कौन सा टेस्ट है या फिर क्या हो रहा है, तो क्या है? पैच टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर। तो कितनी क्रेनियल नर्व्स की जोड़ी होती है, कितनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं? ऑप्शन है 14, 10, 16 या फिर 12। तो क्रेनियल नर्व होती हैं जो टोटल कितनी होती हैं? 12 पेयर में। यदि नंबर में पूछते हैं तो 24, और यदि पेयर्स में, जनरली पेयर्स में ही आता है एग्जाम क्वेश्चन, तो कितनी होती है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। कौन कौन सी? तो ये रही यहाँ पर। फर्स्ट इज ऑल्फैक्ट्री, सेकेंड इज ऑप्टिक नर्व, थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर, फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ इज फेसियल, एट्थ इज वेस्टिबोकोक्लियर जो कि हेयरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिक है जो कि विजन के लिए है, ऑल्फैक्ट्री है जो कि टेस्ट के लिए है, हाइपोग्लोसल 12 जो लास्ट है वो क्या है? हाइपोग्लोसल है, एसेसरी में 11 और बैगस है जो 10th, ग्लोसोफेरेंजियल 9। तो टोटल जो 12 पेयर में क्रेनियल नर्व होती हैं, आपको इनके नाम याद रखना है और इनका फंक्शन क्या है एग्जाम में आपको आ सकता है। तो आपको 5 नंबर का एनाटॉमी का पोर्शन दिया जाता है या फिर फिजियोलॉजी का, तो उसमें क्वेश्चन आपके आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मास्ट गारमेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, MAST। मास्ट गारमेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन में है पैराप्लेजिया, नॉक्ट्यूरोसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर हेमरेजिक शॉक। तो जो मास्ट गारमेंट है ये किस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? तो जो मास्ट गारमेंट है इसका यूज़ किया जाता है हेमरेजिक शॉक की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। इसमें देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो जो मास्ट गारमेंट यदि आपसे पूछा जाता है, इसको मास्ट सूट के नाम से भी जानते हैं, जो कपड़े होते हैं उनका सूट। तो मास्ट सूट है जो मेडिकल एंटी शॉक ट्राउज़र हैं, इसको एक तरीके से मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है, और न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट PASG या फिर MAST के नाम से जाना जाता है। तो एंटी शॉक गारमेंट कहलाते हैं, जिनमें क्या होता है? इनफ्लेटेबल गारमेंट used to combat the shock, stabilize fracture, promote hemostasis and increase peripheral vascular resistance। तो इनको जनरली जब हेमरेजिक शॉक की कंडीशन होती है या फिर कुछ इस मोस्टली इनका जो यूज़ होता है वही हेमरेजिक शॉक को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसमें जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनका पूरा जो बॉडी में ड्रेस होता है उसी टाइप से इनके कपड़े होते हैं, इसी कारण इसको मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है, और हेमरेजिक शॉक को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द बैंडेज दैट इज अप्लाइड ओवर एन एम्पुटेटेड नी स्टम्प वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोस्थेसिस इज यूजुअली। तो जब किसी का लेग एम्पुटेशन हुआ हो तो नी पर क्या करते हैं? एम्पुटेटेड नी है यदि किसी का, तो वहाँ पर किस टाइप की बैंडेज है जो लगाई जाएगी, और जनरली उसको प्रोस्थेसिस की ज़रूरत भी हो? ऑप्शन में स्पाइरल बैंडेज, रिकरेंट बैंडेज, फिगर ऑफ 8 बैंडेज या फिर सर्कुलर बैंडेज।
तो प्रोस्थेसिस क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती हैं जहाँ पर आपका कोई भी बॉडी पार्ट ना हो तो वहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है। एम्पुटेशन के बाद यदि आपका लेग ना हो तो एक प्रोस्थेटिक लेग आपको लगा दिया जाता है, जिससे आपके जो डेली वर्क है, वॉक करना, ये सब ना रुक पाए। तो प्रोस्थेसिस है जो यदि प्रिपेयर किया जा रहा हो प्रोस्थेसिस के लिए, एम्पुटेटेड नहीं है, कौन सी बैंडेज अप्लाई की जाएगी? ऑप्शन में स्पाइरल, रिकरेंट, फिगर ऑफ 8 बैंडेज या फिर सर्कुलर बैंडेज। तो जो बैंडेज यूज़ की जाएगी वो होगी फिगर ऑफ 8 बैंडेज। इस तरीके से बैंडेज इन विच टर्न्स क्रॉस ईच अदर लाइक द फिगर 8। तो यहाँ पर इस बैंडेज को फिगर ऑफ 8 बैंडेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो टर्न होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे हम 8 बनाते हैं जब, तो टर्न वाइज बनता है, सेम टाइप से। यूज टू रिटेन द ड्रेसिंग टू टू एक्सर्ट प्रेशर फॉर द जॉइंट्स। तो यहाँ पर या तो जॉइंट्स को कवर किया जाता है या फिर अनकवर किया जाता है और जॉइंट्स पर उतना प्रेशर भी ना आए। तो इस तरीके से इन बैंडेज को यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है? फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ये फिगर ऑफ 8 बैंडेज अभी HPSSC का पेपर हुआ है उसमें भी आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऐसे इक्विपमेंट जो आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमें कहीं लेके जाना है, छोटे हैं, कम वैक्सीन लेके जाना है। आप मान लीजिए कि आपको किसी गांव में वैक्सीन करने के लिए जाना है, तो आप किस चीज़ में वैक्सीन ले जाएंगे? यदि आपको 5 से 6 वायल ही लेके जाना है, इस टाइप से स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन लेके जाना है। ऑप्शन में वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर या फिर आइस पैक्स। The equipment that is used to carry small amount of vaccine, small quantities of vaccine, तो कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा? तो होगा वैक्सीन कैरियर। कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाएगा? वैक्सीन कैरियर। नेक्स्ट है यहाँ पर डेक्सा स्कैन इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ। तो डेक्सा स्कैन का यूज किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में ब्रेस्ट कैंसर, CHD, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो डेक्सा स्कैनिंग है जो जनरली यूज़ किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए कि आपकी जो बोन डेंसिटी है किस जगह पर कम है। इस तरीके से देखिए, डेक्सा का मतलब है यहाँ पर ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्री। क्या है? ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्री। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि आपकी बोन्स में कितनी डेंसिटी है। एक तरीके का बोन डेंसिटी टेस्ट भी हम कह सकते हैं, जिससे आपके बोन मास मेजरमेंट का पता चल जाएगा। और इस टेस्ट को कभी कभी बोन मास मेजरमेंट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि आपके बोन्स में डेंसिटी कितनी है, क्योंकि आफ्टर 30 ईयर के बाद बोन डेंसिटी कम होने लगती है 30 साल की एज के बाद। इसी के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो मेन पर्पस है इस टेस्ट का वो क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस को फाइंड आउट करना कि किस जगह की बोन्स आपकी वीक हो रही हैं। जनरली जो आपके लेग होते हैं वहाँ की टेस्ट, जो बोन्स है वहाँ पर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, डेक्सा स्कैनिंग और ड्यूअल एनर्जी एक्सरे ऑब्जर्वोमेट्री। नेक्स्ट इज पर्नीशियस एनीमिया इज द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच वन। तो पर्नीशियस एनीमिया है जो एक बहुत ही कॉमन टाइप का एनीमिया है। तो इसमें किसकी कमी के कारण एनीमिया होगा? ऑप्शन में फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम या फिर आयरन। तो यदि नॉर्मल एनीमिया पूछते तो हम कह देते फॉलिक एसिड और आयरन की कमी के कारण। यहाँ पर पूछे पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी के कारण या फिर साइनोकोबालमिन। यदि एग्जाम विटामिन B12 ना आए, साइनोकोबालमिन आए, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालमिन। तो पर्नीशियस एनीमिया का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जो पर्नीशियस एनीमिया मोस्ट कॉमन फॉर्म है एनीमिया का, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? विटामिन B12 की कमी। और जिनको पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन होती है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भी आपके लिए इसी टाइप से, जिनको पर्नीशियस एनीमिया है तो उनको कौन सी डाइट लेने के लिए कहा जाएगा? हाई रिच डाइट जिसमें विटामिन B12 प्रेजेंट हो और साइनोकोबालमिन हो। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज। तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जो लोग बहुत लंबे टाइम से शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उनमें
कौन सी किस विटामिन की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे या फिर हो सकती हैं। ऑप्शन में विटामिन सी, थायामीन, फॉलिक एसिड या फिर साइनोकोबालामिन। तो जो लोग लॉन्ग टर्म से क्रॉनिक एल्कोहलिक्स वाले पेशेंट हैं उनमें जो कमी होगी वो होगी किसकी, थायामीन की कमी। तो थायामीन की कमी के ही कारण वर्निक साइकोसिस है जो कोर्साकॉफ साइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये कैसे होता है, यहाँ पर इस इमेज के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। क्रोनिक अल्कोहलिज्म के कारण क्या होगा, थायामीन की कमी होगी। और जो थायामीन है इसकी ज़रूरत किसके लिए होती है, ब्रेन टिश्यू के लिए। तो जब थायामीन ही नहीं होगा तो ब्रेन टिश्यू में इस्चीमिया होगा, सेल डेथ होगी। सेल डेथ होने के कारण क्या होगा, वर्निक्स एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो यहाँ पर यदि वर्निक्स बस आता है तो एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेज होगी, ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा, अटैक्सिया होगा। बट यदि कोर्साकॉफ साइकोसिस होता है साथ में तो एमनीसिया होगा, कॉन्फेबुलेशन होगा और साइकोसिस होगा। तो तीनों चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से तीन चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म से अभी रिसेंट में जो HPSSC का पेपर हुआ है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। एक तो आया था केज क्वेश्चन आया जो कि मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। दूसरा आया था एल्कोहलिज्म के जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं उसको किस मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। और एक आया था थायमिन डेफिशिएंसी की, यदि जो लोग लॉन्ग टाइम से शराब पी रहे हैं तो उनको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी कमी होगी, तो होगी थायमिन डेफिशिएंसी। थायमिन की ज़रूरत किसके लिए होती है, ब्रेन टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए। यदि यही नहीं होगा तो सेल डेथ होगी, ब्रेन टिश्यू इस्चीमिया होगा एंड देन वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस हो सकता है। राइट, नेक्स्ट इज सिडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, फिनॉल या फिर सेवनॉल। तो जो सिडेक्स है इसका यूज जनरली जो ओटी में इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। कुछ इक्विपमेंट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पूरे, कुछ इक्विपमेंट हैं जिनको सिडेक्स से डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो सिडेक्स का जो दूसरा नाम क्या है, क्या है, ग्लूटाल्डिहाइड। रही यहाँ पर इमेज भी आपको आ सकती है। तो क्या है, ग्लूटाल्डिहाइड एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, एंडोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, थर्मामीटर के लिए, रबर और प्लास्टिक के इक्विपमेंट होते हैं जो कि हीट स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं होते हैं, उनको इससे क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि आपको एग्जाम में एक एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को क्वेश्चन आता है कि एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को किससे हम स्टरलाइज करते हैं, तो होता है 2% ग्लूटाल्डिहाइड और सिडेक्स। नेक्स्ट इज in a patient with pernicious anemia, the primary purpose of Schilling test is to determine। तो यदि किसी पेशेंट को परनीसियस एनीमिया है तो स्लिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं आपके कि परनीसियस एनीमिया है तो किसके कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण। तो इसके लिए परनीसियस एनीमिया में स्लिंग टेस्ट किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस स्लिंग टेस्ट का पर्पस क्या है, स्लिंग टेस्ट का पर्पस क्या होगा, क्या हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में है इनटेक ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 या फिर नन ऑफ दी अबव। परनीसियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन की कमी के कारण। तो हमें स्लिंग टेस्ट करेंगे, हम इससे क्या पता करेंगे कि हमने जो विटामिन B12 लिया है वो हमारी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। यदि कोई ऐसा भी होता है कि आप विटामिन B12 खूब ले रहे हैं तब भी आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तब आपको परनीसियस एनीमिया हो सकता है। इनकेस आपने विटामिन B12 नहीं लिया है तो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया, तो ये चीज़ आपको चिलिंग टेस्ट से पता चल जाएगी कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है। तो यहाँ पर जो सिलिंग टेस्ट है इसकी एक प्रोसेस होती है, ये देखिए यहाँ पर। तो सिलिंग टेस्ट किया जाता है परनीसियस एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें क्या पता करते हैं हम कि विटामिन B12 का कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर ओरल विटामिन B12 प्लस इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 दोनों दिए जा सकते हैं। तो यदि ओरल डोज दिया जाता है तो इसमें रेडियो लेवल विटामिन B12 दिया जाता है जो कि मोस्ट कॉमनली कोबाल्ट 57 और कोबाल्ट 58। तो यहाँ पर कोबाल्ट ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि साइनोकोबालामिन, आपको यदि केमिकल नाम पता हो इस विटामिन का तो जल्दी आपको समझ में आएगा
क्योंकि कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं किसमें, जो विटामिन B12 होते हैं, तो इसीलिए रेडियो लेवल विटामिन B12 या फिर इसमें मोस्ट कॉमनली जो रेडियो लेवल्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं कोबाल्ट 57 और कोबाल्ट 58। और यदि इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं तो इसमें अनलेबल्ड विटामिन B12 दिया जाता है। इसके बाद दो तरीके से दिए जाते हैं, ओरल विटामिन B12 एंड इंट्रामस्कुलर विटामिन B12। तो जब ओरल डोज दिया जाता है विटामिन B12 का, जिसमें जो रेडियो लेवल्ड विटामिन B12 है, तो 57 और कोबाल्ट 58 दिए जाते हैं। उसके 1 घंटे बाद, ओरल देने के 1 घंटे बाद अनलेबल्ड विटामिन B12 दिया जाएगा। एंड देन आफ्टर क्या किया जाएगा, नेक्स्ट 24 आवर तक आपको कुछ नहीं करना है। फिर 24 आवर हो जाए जब भी जो विटामिन B12 आपने एडमिनिस्टर किए हो ओरल और इंट्रामस्कुलर, उसके 24 घंटे के बाद आपको यूरिन सैंपल लेना होगा उस पेशेंट का। तब यूरिन सैंपल में आपको पता चलेगा कि कितना जो साइनोकोबालमिन है और विटामिन B12 है बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। यदि नॉर्मल रिजल्ट होगा तो एटलीस्ट 10% जो रेडियो लेवल आपने ओरली इंट्रामस्कुलरली जो दिए हैं विटामिन B12 वो यूरिन में मिल जाएंगे 24 आवर के अंदर। यदि पेशेंट में इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होगा तो 10% से भी कम जो रेडियो लेवल विटामिन B12 एडमिनिस्टर किए गए हैं ओरली और इंट्रामस्कुलरली वो प्रेजेंट नहीं होंगे। 10% से भी कम सो होता है रिजल्ट, तो क्या होगा कि पेशेंट को परनीसियस एनीमिया है। और यदि 10% से ज़्यादा होता है तो नहीं है, मतलब कि आपकी बॉडी ने प्रॉपरली एब्जॉर्ब किया है। तो सिलिंग टेस्ट में ही होता है कि आपकी बॉडी ने कितना विटामिन B12 एब्जॉर्ब किया। और एग्जाम में आ सकता है कि जो विटामिन B12 है इसमें साइनोकोबालमिन में कौन सा जो तत्व है वो प्रेजेंट होता है, तो होता है क्या, कोबाल्ट। नेक्स्ट इज केमिकल दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन और परसेप्शन ऑफ पेन। ऐसे केमिकल जो पेन के परसेप्शन को कम कर दें या फिर इनहिबिट कर दें उनके ट्रांसमिशन को, कि हाथ से पेन है जो आपके शोल्डर तक ना जा पाए, उस जो बीच में ही उसको इनहिबिट कर दें, तो वो क्या कहलाएंगे। ऑप्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन या फिर ऑन्डिनसेट्रॉन। तो जो यहाँ पर केमिकल होते हैं जो कि पेन को कम करते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं ट्रांसमिशन होने से, ताकि आपको पेन है बट आपको फील नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहीं दर्द हो रहा है। तो ऐसे केमिकल क्या है, एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन क्या है, एक ओपियोइड रिसेप्टर है जो कि अपने ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यदि इन केस आपको कुछ भी दर्द होता है तब दिए जा सकते हैं, बाहर से भी दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, आपके पेन को कम करेंगे एंड प्लेजर को बूस्ट करेंगे, जिससे आप अपने दर्द को भूल ही जाएंगे कि आपको कोई दर्द है भी। बट ये आपकी बॉडी में अदर एक्टिविटी को भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, एक्सरसाइज करना, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना, या फिर और कोई अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला दैट इज यूज टू कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर इज। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन में है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3, डायस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 4, सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 4, या फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि 70 से 100 mmHg तक होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो वो है डी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑल डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर इस तरीके से एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है 120 mmHg। देन जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा 120 प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी कितना होगा 80। सभी को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ये सभी जो 120 प्लस 160/3 हो जाएगा जब हमने 2 इंटू 80 किया, तो फिर 280/3। तो जो नॉर्मल हमारा यहाँ पर मीन आर्टेरियल प्रेशर निकलेगा वो कितना होगा 93.3 mmHg। यदि एग्जाम में नॉर्मल रेंज आती है तो होती है 70 से 100 mmHg तक जो रेंज हो सकती है। और जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है इसकी रेंज इंडिकेट करती है कि आपकी जो आर्टरीज में प्रॉपर प्रेशर हो रहा है, ब्लड जो पंप होके आ रहा है उसका कि नहीं। और यदि आपको पल्स प्रेशर पूछा जाता है तो पल्स प्रेशर का फॉर्मूला
बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार आता है। तो पल्स प्रेशर का क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू पल्स प्रेशर। तो यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी कितना है 120 माइनस 80 कर देंगे हम, तो 40 कितना आएगा पल्स प्रेशर। तो ऐसे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पल्स प्रेशर आ सकता है, तो पल्स प्रेशर हो सकता है कि आपको पल्स प्रेशर के लिए ओनली ब्लड प्रेशर बस बता दिया जाए कि इतना पेशेंट का डायस्टोलिक बीपी है, इतना जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, देन आपको पल्स प्रेशर निकालना है। या फिर आपको आ सकता है कि मीन आर्टियल प्रेशर निकालना है और ब्लड प्रेशर बस बता दिया जाता है कि सिस्टोलिक कितना और डायस्टोलिक कितना। यदि आपको फॉर्मूला याद होंगे तो ईजी रहेगा। यदि मीन आर्टियल प्रेशर पूछते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर +2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। इनके हिसाब से पल्स प्रेशर पूछते हैं तो क्या करना है आपको, सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। नेक्स्ट इज इशिहारा चार्ट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो इशिहारा चार्ट है किसको असेस करने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस, कलर विजन, बोथ ए एंड बी, या फिर डी कैटरेक्ट। तो इशिहारा चार्ट जनरली आपने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से एग्जाम में नॉर्सर टाइम्स में आया था 2020 में। तो इशिहारा टेस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है, कलर विजन को फाइंड आउट करने के लिए। हो सकता है आपको सभी चीजें नॉर्मल दिखती हैं बट कलर में आप डिफरेंस ही ना कर पा रहे हो, पहचान ही ना पाते हो, तो उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो इस तरीके से डॉटेड, जिसमें बीच में कुछ लिख दिया जाता है और आपको फाइंड आउट करना होता है किस कलर का है वो कौन सा टेस्ट, इशिहारा चार्ट। नेक्स्ट इज सिफिलिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। तो सिफिलिस किसके कारण होता है, ऑप्शन में फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर स्पायरोकीट। तो सिफिलिस है जो किसके कारण होता है स्पायरोकीट के कारण। ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो एक तरीके का स्पायरोचीट ही है। तो यदि आपको बैक्टीरिया आता है स्पायरोचीट की जगह तो उसको मार्क कर सकते हैं आप, यदि आपको स्पायरोचीट आता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। आपका आंसर सही होगा। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज सीन इन एडोलेसेंट ग्रुप। तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट एज ग्रुप होता है 10 से 18 साल और 19 साल तक के एज ग्रुप के लोग, उनमें किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा। ऑप्शन में ऑटोनॉमी वर्सेस सैम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एडोलेसेंट ग्रुप के जो भी लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन के, उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा होता है, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ पर आपको ये देखिए सभी का दिया हुआ है। यदि इन्फेंसी में पूछते हैं एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तब आता है जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो कैसा हो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इन्फेंसी एज कितनी होती है 0 to 1 ईयर तक। यदि आपसे पूछते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम दिया जाता है, पूछा जाता है कि किस एज के लिए है, तो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड और टोडलर। यदि टोडलर लिख दिया जाता है यहाँ पर कि टोडलर के लिए जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होगा एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग, तब क्या होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। प्ले एज और प्री स्कूलिंग जो चिल्ड्रन होते हैं 3 से 5 साल के, उनमें होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं जो 5 से 12 साल तक के, उनमें होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, कॉम्पिटेंसी टाइप से रहेगा। और एडोलेसेंस का पूछते हैं तो ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यंग में क्या आ जाएगा 18 साल से 40 साल तक में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। एंड एडल्टहुड में 40 से 65 जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन। और विजडम मैच्योरिटी 65 ईयर से ज़्यादा आप जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब आपको ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, कंफ्यूज नहीं होना है। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एडोलेसेंस के लिए, और मैच्योरिटी के लिए ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो आई होप आपको ये 8 चीज़ें पहले से ही याद हो, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं टोडलर इन्फेंसी पूछे, प्री स्कूल पूछ सकते हैं, स्कूल एज पूछ सकते हैं, एडोलेसेंस पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी से। Next is all OPVs are at district level can be stored at 2 to 8 degrees Celsius temperature for how many months?
तो जो भी ओरल पोलियो वैक्सीन होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर की जाती हैं। तो कितने महीने के लिए स्टोर रह सकती हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर? ऑप्शन में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 4 मंथ। तो जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वैक्सीन स्टोर होती है ओपीवी वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो कितने टाइम के लिए? तो हो सकती है 1 मंथ के लिए। और यदि आपसे -15 to 25 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है तब होंगी नेशनल लेवल पर। किस पर? नेशनल लेवल पर स्टोर होंगी कितने के लिए? -15 से -25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ओपीवी वैक्सीन 6 महीने के लिए। यदि 208 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पूछे डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो 1 मंथ के लिए। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज हैविंग लीस्ट सेंसिटिविटी टू हीट? तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है जो कि लीस्ट सेंसिटिव है हीट को लेके? यहाँ पर मोस्ट हीट सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पर लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ऑप्शन में ओपीवी, एमएमआर, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस या फिर हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर लीस्ट सेंसिटिव टू हीट वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी को कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लीस्ट सेंसिटिव आता है तो आपको हेपेटाइटिस बी करना है। मोस्ट हीट सेंसिटिव आता है तब ओरल पोलियो वैक्सीन। यहाँ पर ये देखिए मोस्ट हीट स्टेबल वैक्सीन क्या है? हेपेटाइटिस बी है, और जिसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एटलीस्ट 4 ईयर के लिए तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ओपीवी मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है और हेपेटाइटिस बी लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। नेक्स्ट इज in a front opening domestic refrigerator which vaccine should be kept on the top shelf? तो फ्रंट ओपनिंग जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, तो उनमें वैक्सीन को टॉप सेल्फ पर कौन सी वैक्सीन को रखा जाता है? ऑप्शन में HIV हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, टिटनेस टॉक्साइड। सेकंड ऑप्शन है MMR BCG OPV, DT DTP हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस HIV या फिर DTP। तो यहाँ पर जो वैक्सीन है टॉप सेल्फ में रखी जाती है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, वो वैक्सीन कौन सी है? MMR BCG एंड OPV। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मीजल्स वैक्सीन होती है, मीजल्स, MMR BCG OPV, येलो फीवर, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, मेनिंगोकोकल ए कॉन्जुगेट और एनी अदर वैक्सीन नॉट डैमेज्ड बाय फ्रीजिंग ऑन द टॉप सेल्फ। क्योंकि ये वैक्सीन क्या होती हैं, यदि टॉप सेल्फ पर रखेंगे तो डैमेज नहीं हो पाएंगी। और जो रोटा वायरस और जो अदर वैक्सीन है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, जिनको हम लोअर सेल में या मिडिल सेल में रख सकते हैं। जो डायलेंट्स होते हैं उनको किसी भी तरीके के अप्रोप्रिएट सेल्फ पे हम रख सकते हैं। बट जो टॉप सेल्फ में यदि वैक्सीन पूछते हैं तब क्या होगा? MMR BCG OPV वैक्सीन। नेक्स्ट इज which test is used to check whether freeze sensitive vaccine have been damaged by exposure to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस? तो कौन सा टेस्ट किया जाता है वैक्सीन डैमेज हुई है या नहीं 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे? तो उनको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? जितनी भी फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं उनके लिए ऑप्शन में स्टिक टेस्ट, सेक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर शॉक टेस्ट। तो जो सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए, और जो सेक टेस्ट होता है हिलाना, जिसको हम कहें हिंदी में सेक करना, तो वो होता है वैक्सीन को पता करने के लिए। जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं यदि उनको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे रख दिया जाता है, कम पे रख दिया जाता है, तो डैमेज हुई है नहीं, तो टेस्ट किया जाता है कौन सा? सेक टेस्ट। और जो वैक्सीन फ्रीजिंग जोन में नहीं रखी जाती हैं वो भी याद रखें, एग्जाम में आ सकता है कि फ्रीज जोन में कौन सी वैक्सीन नहीं रख सकते हम। तो वह DPT हेपेटाइटिस बी एंड TT वैक्सीन, क्योंकि ये फ्रीजिंग जोन में रखने से डैमेज हो सकती हैं। और वैक्सीन को यदि वैक्सीन डैमेज नहीं हुई है तो फाइंड आउट करने के लिए जनरली फ्रीजिंग वैक्सीन होती हैं टेस्ट किया जाता है, क्या है? सेक टेस्ट। नेक्स्ट इज हु इज़ द रिसेंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया? तो भारत के एट प्रेजेंट में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन में रविशंकर प्रसाद, राजनाथ, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू। तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं अभी भारत के रिसेंट में बने हैं, वो क्या है? किरण रिजिजू पहले खेल मंत्री थे, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं।
और यहाँ पर आपको रिसेंट में जुलाई में मिनिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, वो याद कर लें। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इन अ 3-year-old चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज। यदि कोई 3 साल का बच्चा है तो उसमें हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होता है तो उसका मेन रीजन क्या होगा? ऑप्शन में है पिन प्रिक, पिन लगने से, सलाइवा एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्स। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो सीरीज 15th होगी 15वें नंबर की, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड मॉर्निंग।